भारत की राजनीति में एक ताकत ऐसी रही है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश की दिशा तय की, दशकों तक सत्ता संभाली। 1885 में जन्मी एक सोच जिसने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। 1947 के बाद देश की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन सवाल यह है, जिसने भारत को चलाया वो ताकत आज जनता का भरोसा क्यों ढूंढ रही है? सत्ता, जीत, आपातकाल, विवाद, आरोप, फिर एक चेहरा जो उम्मीद भी है और सवाल भी। ये कहानी जीत की नहीं, ये कहानी है वक्त के साथ बदलते भरोसे की। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सत्ता चलाने लगी, तब विरोध की चिंगारी जल उठी। 19वीं सदी के मध्य तक ये असंतोष एक सोच बन चुका था। ब्रिटिश राज में भारतीयों की कोई असली आवाज नहीं था। इसी सोच से संगठित राष्ट्रवादी संगठन बने जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव बने। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी जैसे नेताओं, ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेविलियन हुमायूं की पहल पर 28 दिसंबर 1985 में बॉम्बे कांग्रेस की पहली बैठक हुआ। 72 सदस्यों की इस ऐतिहासिक बैठक में WC बनर्जी पहले अध्यक्ष चुने गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल विभाजन ने कांग्रेस की राजनीति को नई दिशा दी। 1905 से 1911 के बीच कांग्रेस सिर्फ नेताओं की स्थान नहीं रहा बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ने लगा। इस दौर में कांग्रेस के भीतर दो धाराएं उभर कर सामने आया। एक था नरम दल, जिसके मुख्य चेहरे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग बातचीत, सुधार और संवैधानिक रास्ते में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर था गरम दल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एनी बसंत। ये नेता सीधे संघर्ष, जन आंदोलन के पक्ष में थे। दोनों के बीच मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। बहस इतनी बढ़ गई कि अधिवेशन बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि ये टकराव स्थानीय नहीं था। 8 साल की दूरी के बाद 1915 में बॉम्बे के एक मंच पर कांग्रेस के दोनों धड़े दोबारा एक हुए। 1917 तक आते आते गरम दल का असर तेजी से फैलने लगा। होम रूल लीग के जरिए एनी बेस्ट ने आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाया। 1917 में वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1917 से 1918 के बीच में ही गांधी ने 3 ऐसे आंदोलन उतारे जिसने कांग्रेस को जमीन से जोड़ दिया। चंपारण में नील किसानों की लड़ाई, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, खेड़ा में किसानों की कर माफी की मांग। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये संकेत थे कि अब कांग्रेस सत्ता की गलियों से निकलकर सीधे जनता के बीच उतर चुकी है। पहले विश्व युद्ध के बाद गांधी कांग्रेस का चेहरा नहीं बल्कि उसकी आत्मा बन गए। 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ गठबंधन हुआ। पहली बार सविनय अवज्ञा को राष्ट्र हथियार बनाया गया। ब्रिटिश शासन को साफ संदेश था, लड़ाई होगी लेकिन बिना हिंसे। 1922 में चोरी चौरा की घटना ने सबको झकझोर दिया। हिंसा की खबर मिलते ही गांधी ने पूरा आंदोलन रोक दिया। कई लोग नाराज हुए लेकिन कांग्रेस ने दिखा दिया कि उनके लिए आजादी से पहले नैतिकता जरूरी है। 1924 में गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके साथ खड़े हुए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफर खान। कांग्रेस अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं रहा, वो एक जन आंदोलन बन चुका था। 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ऐतिहासिक ऐलान किया, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये ब्रिटिश सत्ता के लिए सीधे चुनौती थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाया, लेकिन 1939 में जब भारत को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया तो कांग्रेस ने सत्ता छोड़ दिया। 1942 में हालात निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके थे। ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ, भारत से बिना पूछे समर्थन मांगा जा रहा था। इसी बीच क्रिप्स मिशन की नाकामी ने यह साफ कर दिया, ब्रिटिश सरकार अब भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक आवाज गूंजी, करो या मरो। यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि हालात हाथ से निकल सकते हैं, इसीलिए बिना देर किए उसने सीधा वार किया। कुछ ही घंटों के अंदर कांग्रेस के सारे बड़े नेता एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को अलग अलग जेल में डाल दिया गया।
देश नेत्रविहीन था, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। कई जगह पे रेल लाइन उखड़ी, टेलीग्राफ तार काट दिए गए, सरकारी इमारतें निशाने पर आया। ब्रिटिश जवाब भी उतना ही सख्त था। गोलियां चली, हजारों लोग जेल में डाले गए, सैकड़ों की जान गई। लेकिन एक बात साफ था, अब डर खत्म हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश शासन के अंदर कमजोर पड़ चुका था। 1945 में इंग्लैंड में सत्ता बदली और भारत को लेकर सोच भी बदलने लगा। जेल में बंद कांग्रेस नेताओं को रिहा किया गया। 1946 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे चलाए गए मुकदमे ने देश में नई चिंगारी जला दिया। कांग्रेस खुलकर INA का समर्थन में खड़ी हुई। सड़कों पर गुस्सा था। सेना और नौसेना में असंतोष फैल चुका था। ब्रिटिश सरकार समझ चुका था अब भारत को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज गए, ब्रिटिश शासन खत्म हुआ। कांग्रेस पहली बार आंदोलन से निकलकर सरकार चलाने की जिम्मेदारी में पहुंची। अब चुनौती बदल चुका था। लड़ाई आजादी की नहीं, देश को चलाने का था। विभाजन की त्रासदी, लाखों शरणार्थी, टूटी हुई अर्थव्यवस्था, ये आजाद भारत की हकीकत था। 1991 से 1964 तक इस नए भारत की दिशा तय करने वाला एक ही नाम सबसे ऊपर रहा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1951, 1957 और 1962 तीनों में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई। नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वो उस दौर में कांग्रेस की पहचान बन चुके थे। 1964 में नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के सामने पहला बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब नेतृत्व कौन करेगा। पार्टी ने एकजुट होकर लाल बहादुर शास्त्री को चुना। 1966 में शास्त्री जी के अचानक निधन ने कांग्रेस को फिर अस्थिर कर दिया। अब बारी आई इंदिरा गांधी की, नेहरू की बेटी और कांग्रेस की सबसे युवा उम्मीदवार। शुरुआत आसान नहीं था। 1967 के बाद पार्टी के भीतर विरोध खुलकर सामने आया। 1969 में कांग्रेस टूट गई। एक तरफ पुराने नेता कामराज और मोरारजी देसाई का सिंडिकेट और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी। लेकिन 1971 के चुनाव ने तस्वीर साफ कर दी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। असली कांग्रेस कौन है, इस बहस पर ही खत्म हो गई। फिर आया वो दौर जिसे आज भी विवाद के रूप में याद किया जाता है। 1975 में देश में आपातकाल लगा, संवैधानिक अधिकार निलंबित हुए, प्रेस पर रोक लगी और कांग्रेस सरकार पर तानाशाही के आरोप लगे। 1977 के चुनाव में जनता ने जवाब दिया, कांग्रेस को करारी हार मिली। खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौटी और 1984 में उनकी हत्या के बाद देश ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली। ये आजाद भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। लेकिन सत्ता का संतुलन फिर बिगड़ा। 1989 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने पार्टी को गहरे सदमे में डाल दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। देश आर्थिक बदलाव के दौर में दाखिल हुआ। 1996 से 1999 तक कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन सरकारों के बनते बिगड़ते समीकरणों में उनकी भूमिका निर्णायक रही। 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन 2004 में भारतीय राजनीति ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। देश में लगभग 671 मिलियन लोगों को वोट डालने का अधिकार था और करीबन 58% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। जिस कांग्रेस को लगातार कमजोर माना जा रहा था, जिसे सत्ता से बाहर रहने की आदत पड़ चुका था, पार्टी अप्रत्याशित रूप से फिर से सत्ता के केंद्र में लौट आई। ये जीत आसान नहीं थी। कांग्रेस को अकेले बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सहयोगियों के साथ जोड़कर उसने बनाया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA। बाहर से मिला वाम दलों का समर्थन और देश में नई सरकार का गठन। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ अब सामने आया। सत्ता जीतने के बावजूद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इनकार कर दिया। इसके बजाय चुना गया एक ऐसा नाम जो राजनीति से ज्यादा नीति और अर्थशास्त्र से जुड़ा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक अर्थशास्त्री, एक शांत चेहरा और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। 2004 के बाद भारत में नीतियों का दौर शुरू हुआ। सरकार का जोर शोर पर नहीं था, सिस्टम पर था। सूचना अधिकार कानून ने सत्ता को जनता के सवालों के सामने रखा। ग्रामीण रोजगार योजना ने गांव तक सरकारी मौजूदगी बढ़ाया गया। अर्थव्यवस्था में स्थिरता दिखाई दी। लेकिन 2009 में सत्यम घोटाले कॉर्पोरेट निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
फिर 2009 के चुनाव नतीजे में कांग्रेस 206 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भाजपा को 116 सीट मिली। इस बार जनादेश और ज्यादा साफ था। यूपीए ने दूसरी बार सरकार बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2012 से 2014 तक यूपीए सरकार के अंतिम सालों में कई बड़े घोटाले सामने आए। कोयला ब्लॉक की नीलामी में अनियमितताओं के आरोप लगे, जिससे खजाने को लगभग 1,86,000 करोड़ का नुकसान बताया गया। हेलीकॉप्टर खरीद में भी सवाल खड़े हुए। वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की कथित भ्रष्टाचार, टाटा ट्रक खरीदने में रिश्वत देने की पेशकश की खबर सामने आई। आदर्श सोसाइटी विवाद में जमीन और अपार्टमेंट के सौदे में राजनेताओं और नौकरशाहों पर शक किया गया। इन सभी घोटालों ने सरकार की छवि को झकझोर दिया। सस्पेंस, आरोप, विवाद, सरकार पे जनता हर कदम पे नजर रखा था। देश में गुस्सा था, थकान था, बदलाव की जीत थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस टूटकर रह गई सिर्फ 44 सीटें। इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। वही भाजपा ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2015 के बाद कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर में था। 2014 की हार ने पार्टी को सत्ता से बाहर ही नहीं, आत्मविश्वास से भी दूर कर दिया था। इसी दौर में राहुल गांधी कांग्रेस का मुख्य चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने आक्रामक विपक्ष की भूमिका लिया, नोटबंदी और जीएसटी पे सरकार को घेरा और कहा कि नीतियों का बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है। संसद से सड़क राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहे। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत ने पार्टी में नई उम्मीद जगाई, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस फिर पिछड़ गई। 52 सीटें मिली और राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेतृत्व संकट में चली गई। कुछ समय तक कांग्रेस बिना दिशा के दिखा। नेता थे, इतिहास था, लेकिन जनता का भरोसा कमजोर पड़ चुका था। 2020 आते आते कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की। किसान आंदोलन, कोविड महामारी, सरकार की नीतियों पर सवाल, लेकिन सड़क और संसद दोनों जगह पार्टी असरदार नहीं दिखी। 2021-22 में राहुल गांधी की वापसी हुई। एक नए अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये सिर्फ यात्रा नहीं था, ये कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश था। भीड़ उमड़ी, चर्चा हुई, राहुल की छवि बदल गई, लेकिन सवाल बना रहा। बयान, विवाद और कोर्ट केस राजनीति का हिस्सा बने। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की लड़ाई कहा, लेकिन जनता अब नतीजे देखना चाहती थी। 2024 में कांग्रेस ने वापसी की कोशिश की, सीट बढ़ी, हार का अंतर घटा, लेकिन बिहार चुनाव ने कड़वी सच्चाई दिखा दी। कांग्रेस को मिली सिर्फ 6 सीट। ये आंकड़ा हार नहीं था, ये एक संदेश था। जनता का भरोसा अब भी पूरी तरह लौटा नहीं है। कांग्रेस का संघर्ष जारी है। सवाल अब ये है कि वो लड़ेगी या नहीं। सवाल ये है, क्या जनता फिर भरोसा करेगी।